हेलो टू एवरीवन। सो आज मैं आपको बताऊंगा अगर आईईपीएफ अथॉरिटी के पास आपके शेयर्स या फिर आपका डिविडेंड या दोनों ही चीज़ें ट्रांसफर्ड हो चुकी हैं तो आप आईईपीएफ अथॉरिटी से अपने शेयर्स को अपने डिविडेंड को क्लेम बैक कैसे करेंगे, उसका क्या प्रोसेस रहेगा। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको आईईपीएफ अथॉरिटी यहाँ पर गूगल में टाइप करना है, यहाँ पे आपको आईईपीएफ अथॉरिटी में क्लिक करना है। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। आप सर्विसेज में जाएंगे, सर्विसेज में आप इस टैब में क्लिक करेंगे, रिफंड क्लेम रिफंड। इसमें जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे लिखा है आईईपीएफ रिफंड, एनी पर्सन whose unclaimed or unpaid amount has been transferred by the company to IEPF may claim their refund to the IEPF authority for claiming such amount. Claimant यानी कि आप needs to file फॉर्म IEPF 5 along with requisite documents। तो सिंपली आपको IEPF 5 सबमिट करना है और उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपको सबमिट करना है। तो देखो यहाँ पे आपको लिखेगा ई फॉर्म IEPF 5 और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन किट भी है। इंस्ट्रक्शन किट की मदद से आप IEPF 5 फॉर्म को फिल करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप इसमें क्लिक मारेंगे ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा MCA की वेबसाइट में। अब आपका यहाँ पे लॉगिन आईडी होना चाहिए। आप लॉगिन जैसे ही करेंगे, लॉगिन करने पर, साइन इन करने पर इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। आप MCA सर्विसेज में जाएंगे, MCA सर्विसेज में IEPF 5 इसमें आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस अगेन आपके सामने ओपन होगा। पर्टिकुलर्स ऑफ द एप्लीकेंट एंड द कंपनी, तो नॉर्मल फाइलिंग है या रिसबमिशन है। तो जैसे आप फर्स्ट टाइम फाइल करें तो नॉर्मल फाइलिंग है। क्या आप एक इंडिविजुअल हैं? यस, आप एक इंडिविजुअल हैं। अदर यानी कि कंपनी भी तो एक शेयर होल्डर हो सकती है। तो फिलहाल आप इंडिविजुअल हैं ऐसे मैं मान करके चल रहा हूँ। आप अपना नाम यहाँ पर डालेंगे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम। अच्छा, ये सारी डिटेल्स आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। गलत सलत मत करना, नहीं तो कंपनी क्या करती है, कंपनी रिजेक्ट कर देती है। अगेन फिर आपको फ्रेश इनिशिएट करना पड़ेगा। ऑल्दो इसकी कोई फीस नहीं होती, लेकिन जो नोटराइज वगैरह आपको करवाने पड़ते हैं डॉक्यूमेंट्स, उसके पैसे आपके लगते हैं। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि आपको बिल्कुल इत्मीनान से इस फॉर्म को फिल करना है। डिटेल्स की जहां तक मैं बात करूं, आपका नाम, ये सारी चीजें, आपका नाम हो गया, आपका डीमेट अकाउंट नंबर हो गया, आपका फोन नंबर हो गया, आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स हो गई, ये बिल्कुल मैच होनी चाहिए, ये परफेक्ट होना चाहिए। आपका कितना क्लेम बनता है वो तो आप यहां पर कुछ भी लिख दें, वो तो अल्टीमेटली कंपनी चेक करेगी और कंपनी IEPF अथॉरिटी को बता देगी कि इसका इतना क्लेम बनता है। आप कह रहे हैं कि भैया आपके 100 शेयर्स का क्लेम बन रहा है, तो कंपनी चेक करेगी। कंपनी को लगता है कि नहीं, आपके तो केवल 90 शेयर्स है, तो 90 शेयर्स का ही अप्रूवल IEPF अथॉरिटी के पास जाएगा। तो उस चीज में कोई दिक्कत नहीं है कि आपका कितना डिविडेंड का क्लेम बन रहा है, वो तो कंपनी अपने एंड में कैलकुलेट करती है। कितने शेयर्स का क्लेम बन रहा है वो यहां पर अगर ऊपर नीचे हो भी जाता है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बाकी की डिटेल्स हैं, आपका नाम हो गया, आपका पैन नंबर हो गया, आपका आधार नंबर हो गया, आपका डीमेट अकाउंट नंबर हो गया, आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स हो गई, ठीक है। आपका जो नाम है वो आगे पीछे उसकी स्पेलिंग वगैरह सारी कुछ ठीक होनी चाहिए। वो जो आपके चेक है उससे वो मैच होना चाहिए। तो ये एड्रेस वगैरह सारा आपका ये परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये फॉर्म आप फिल करेंगे, है ना। ये फॉर्म फिल करने पर जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो सबमिट करने पर आपका एक SRN नंबर जनरेट होता है, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर जनरेट होता है। वो SRN नंबर आपको अपने पास रखना है। अब वो SRN नंबर का क्या यूज है उसको अभी हम देखेंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि आपने IEPF 5 फॉर्म को सबमिट करना है। अब यहां पे देखो जरा, इसको पढ़ते हैं, प्रोसीजर टू क्लेम रिफंड, इसको पढ़ें। इसमें लिखता है प्लीज एक्सेस द IEPF 5 वेब फॉर्म। मैं आपको लेकर के गया था IEPF 5 वेब फॉर्म में, यहां पर मैं पहुंचा था। फॉर फाइलिंग द क्लेम फॉर रिफंड, ठीक है, उसके लिए मैंने आपको वो IEPF 5 फॉर्म सबमिट करना है, ठीक है। रीड द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन किट में इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड है ऑन द वेबसाइट और द इंस्ट्रक्शन किट अलॉन्ग विद द वेब फॉर्म केयरफुली बिफोर फाइलिंग द फॉर्म, ठीक है। वो सारी बात मैं आपको बता चुका हूँ। आफ्टर फाइलिंग द फॉर्म फाइल करने के बाद सबमिट करना है आपको। ऑन सक्सेसफुल सबमिशन एंड एक्नॉलेजमेंट विल बी जनरेटेड इंडिकेटिंग द SRN। तो मैं आपको बता देता हूं कि वो किस तरह का एक एक्नॉलेजमेंट आपके सामने जनरेट होती है। सो बेसिकली इस तरह की एक एक्नॉलेजमेंट आपके सामने जनरेट होगी। तो देखो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एक्नॉलेजमेंट, एक SRN नंबर। ये SRN नंबर आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। ये फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए आपका काम आएगा। तो ये SRN नंबर है, यहाँ पे आपका नाम आता है, यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाता है। जो भी आप अपने IEPF 5 फॉर्म में सबमिट करते हैं उसके परसुएंस में ये एक्नॉलेजमेंट, एक रसीद आपको मिल जाती है।
On successful submission, an acknowledgement will be generated indicating the SRN. Please note the SRN for future tracking of the form. Now, take a printout of the duly filed IEPF 5. ये जो IEPF 5 आपने सबमिट किया होगा, इसका प्रिंट आउट आपको लेना है. अब आप बोलेंगे इसका प्रिंट आउट मुझे कहाँ से मिलेगा? प्रिंट आउट आपको लेना है IEPF 5 का. प्रिंट आउट आपको लेना है एक्नॉलेजमेंट इशूड आफ्टर अपलोडिंग द फॉर्म. तो बेसिकली क्या होता है, जो अभी मैंने आपको बताया था ना, ये जो एक्नॉलेजमेंट आपको मिली है, यहां पे ये SRN नंबर है. आप इस SRN नंबर को यहां से कॉपी करेंगे. आप इस SRN नंबर को यहां से कॉपी करेंगे और आपको कहां पर जाना है, ये देखो. अगेन आप ये MCA में आए थे ना, तो यहां पे MCA सर्विसेज में आप जाएंगे. MCA सर्विसेज में आप करेंगे ट्रैक IEPF 5 SRN. आप इसमें क्लिक करें. अब यहां पे आपको SRN क्या करना है, आपको यहां पे SRN एंटर करना है. जब आप अपना SRN यहां पर एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद सबमिट बटन में क्लिक करेंगे तो 3 लिंक्स आपके सामने यहां पे दिखेंगे. एक में लिख रहा है डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट, डाउनलोड इंडेमनिटी बॉन्ड, डाउनलोड PDF फॉर्म. आप इन तीनों को डाउनलोड कर लेंगे. डाउनलोड करने के बाद इन तीनों का प्रिंट आउट निकाल लेंगे. ठीक है. अब ये आपको कहां भेजने हैं, देखो उसने बोला ये सारा प्रिंट आउट आपने निकाल लिया तीनों चीजों का, इंडेमनिटी बॉन्ड का, एक्नॉलेजमेंट का, IEPF 5 फॉर्म का प्रिंट आउट ले लिया. अब वो कहता है सबमिट इंडेमनिटी बॉन्ड इन ओरिजिनल. मैंने आपको बताया इंडेमनिटी बॉन्ड भी वहां से आपको मिलेगा. कॉपी ऑफ एक्नॉलेजमेंट वो भी आपको वहां से मिलेगा. IEPF 5 फॉर्म वो भी आपको वहां से मिलेगा. तीनों चीजें आपको डाउनलोड कर लेनी है अलॉन्ग विद अदर डॉक्यूमेंट्स. अब ये अदर डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं. अदर डॉक्यूमेंट्स आपको इंस्ट्रक्शन किट में भी मिल जाएंगे, और इंस्ट्रक्शन किट ये है ना, इसमें अदर डॉक्यूमेंट्स आपको दिख जाएंगे. इसके अलावा अदर डॉक्यूमेंट्स अगर आपको देखने हैं तो ये IEPF 5 में FAQs का एक सेक्शन है. यहाँ पर हेल्प एंड FAQs, यहाँ पे आएंगे आप FAQs फॉर क्लेमेंट. यहाँ पे आपको सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे. अब इसमें बाकी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं अपने एंड पर. मैं बेसिकली यहाँ पर जाना चाहता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है. तो बेसिकली अभी तक मैंने 3 डॉक्यूमेंट्स तो आपको बता दिए कि इंडेमनिटी बॉन्ड और IEPF 5 फॉर्म और उसका एक्नॉलेजमेंट, वो 3 चीज़ों का प्रिंट आउट आप निकाल लेंगे. साथ में आप क्या देंगे जी, देखो यहाँ पे लिखा है अ कॉपी ऑफ द एक्नॉलेजमेंट जनरेटेड ऑनलाइन, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ऑफ द IEPF 5 बेरिंग ए यूनिक SRN नंबर. ठीक है. इंडेमनिटी बॉन्ड ये भी मैं आपको बता चुका हूँ विद द क्लेमेंट सिग्नेचर. अच्छा ध्यान रखना, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करेंगे कंपनी को वो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, यानी कि आप खुद साइन करेंगे उसमें, है ना, वो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए. आगे देखो यहाँ पर कहता है एडवांस्ड स्टैम्प्ड रिसीट विद द रेवेन्यू स्टैम्प एंड सिग्नेचर ऑफ द क्लेमेंट एंड द विटनेस. विटनेसेस 2 विटनेसेस होने चाहिए. ठीक है. विटनेसेस के भी यहाँ पर साइन होने चाहिए और वो नोटराइज्ड फॉर्म में होने चाहिए, मतलब आप उसको नोटराइज करवाएंगे. ओरिजिनल मैच्योर डिपॉजिट डिबेंचर शेयर सर्टिफिकेट इन केस द शेयर्स हेल्ड इन द फिजिकल फॉर्म. अगर मान लो आपके शेयर फिजिकल फॉर्म में है तो कंपनी को आप क्या प्रूफ देंगे, आपके पास जो शेयर सर्टिफिकेट है वो आप दे देंगे. और अगर आपके डीमेट फॉर्म में है तो आप क्या देंगे, ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट एक होती है. ठीक है. तो जो भी आपका ब्रोकर होगा उस ब्रोकर से आप बोलेंगे कि साहब मुझे ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट दे दो, और उसमें ब्रोकर के भी जो भी ब्रोकर होगा, ठीक है, उसका स्टैंप लगा होगा और आपके द्वारा वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए. सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द आधार कार्ड. अब आप बोलेंगे भैया सेल्फ अटेस्टेड तो केवल आधार कार्ड में लिखा है. तो कई कंपनीज क्या करती हैं, ये उनकी पॉलिसी है कि भैया हमें तो सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म में ही चाहिए, तो आपको हर एक चीज़ को सेल्फ अटेस्टेड करना है. ठीक है. ऑल्दो यहाँ पर केवल आधार कार्ड में सेल्फ अटेस्टेशन लिख रखा है, लेकिन आपको सभी चीज़ें, प्रूफ ऑफ एंटाइटलमेंट आपको देना पड़ेगा. ठीक है. प्रूफ ऑफ एंटाइटलमेंट. इसके अलावा कैंसिल्ड चेक लीफ, आपका अकाउंट जो नंबर है, बैंक अकाउंट नंबर, उसको चेक करने के लिए कैंसिल्ड चेक लीफ भी आपको देना है. कॉपी ऑफ द पासपोर्ट. अब ये जो फॉरेनर्स हैं या NRI हैं उसके केस में ये है. तो बेसिकली आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो 3 चीज़ें तो वही हो गई जो आपको वहाँ से डाउनलोड करनी है. मैं आपको बता चुका था ना, एक तो ये हो गया एक्नॉलेजमेंट, ये 3 चीज़ें आपने डाउनलोड कर ली, और साथ में जो ये फॉर्म्स हैं, कहाँ चला गया, ये वाले फॉर्म्स हैं. ठीक है. जिसमें आपका कैंसिल्ड चेक लीफ आ गया, आपको आधार कार्ड, ठीक है, कई कंपनीज पैन कार्ड भी मांगती हैं, ये सारी चीज़ें सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए. ठीक है. क्लाइंट मास्टर लिस्ट हो गया, ये सारी चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी. जब ये डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर देते हैं फिर कंपनी क्या करती है, कंपनी अपने एंड में वेरिफिकेशन करती है. अच्छा, ये डॉक्यूमेंट्स आपको किसको सबमिट करने हैं, टू द नोडल ऑफिसर ऑफ द कंपनी, जो कंपनी का नोडल ऑफिसर होगा. तो नोडल ऑफिसर बेसिकली क्या होता है, जैसे कंपनी है, कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी डिपार्टमेंट होता है,
उस कंपनी सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में किसी एक पर्सन को नोडल ऑफिसर की डेजिग्नेशन दे दी जाती है। तो ये एड्रेस आपको कहाँ से मिलेगा? आप किसी भी कंपनी की वेबसाइट को ओपन कीजिए, उसमें उसके एड्रेस पे आप इन चीज़ों को भेज दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर जिस तरीके से नोडल ऑफिसर आपके साथ इंटरेक्ट करेगा उस अकॉर्डिंग आप अपनी डिटेल्स और भी भेज सकते हैं। हो सकता है कि नोडल ऑफिसर कहे कि नहीं, ये वाले इन्फॉर्मेशन से जो भी आपने हमें सबमिट कर रखा है, ये मान लो ये जो चेक आपने भेज रखा है इसमें ये इन्फॉर्मेशन मैच नहीं हो रही, तो आप दूसरा चेक भेजो। इस तरह से वो कुछ कुछ चीज़ें मांग सकता है, तो आप उसके साथ कम्युनिकेट करेंगे। तो बेसिकली होता क्या है, जब आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स एकदम सही हैं, तो जो कंपनी है, कंपनी के पास 30 डेज का टाइम पीरियड होता है। उन 30 दिनों के अंदर अंदर उसे वेरिफिकेशन रिपोर्ट आईईपीएफ अथॉरिटी को सबमिट करनी पड़ती है। जो वेरिफिकेशन रिपोर्ट है या तो वो अप्रूव करेगा या वो रिजेक्ट करेगा। अगर आपका क्लेम सही सही बन रहा है, ठीक है, तो आपके रिकॉर्ड सारे सही हैं, तो वो अप्रूवल भेज देता है। फिर आईपीएफ अथॉरिटी अपना टाइम लेकर के आपका जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देता है। आपके शेयर जो है वो आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। सो क्लेम फॉर्म्स completed in all aspect will be verified by concerned company, and on the basis of the company's verification report, refund will be released by the IPF authority in favor of the claimant's account through the electronic transfer. Now एक चीज मैं और आपको यहां पर बताना चाह रहा हूं, जब हम यहां पे इसकी बात कर रहे हैं, IPF 5 फॉर्म की बात कर रहे हैं, आप यहां पर देखेंगे कि इन केस अगर आपका जो केस है वो कवर है रूल नंबर 7879 में। मान लेते हैं कि भाई मान लेते हैं कि आपके जो फादर साहब थे उनका डिमाइस हो चुका है, वो पहले शेयर होल्डर थे कंपनी के, अब आप शेयर होल्डर हैं। तो ये जो केस है वो केस ट्रांसमिशन का बन रहा है। तो इस केस में आपको कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने पड़ते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं मैं एक बार आपको बता देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, सिंपली ये जो आपको दिख रहा है IPF 5 इंस्ट्रक्शन किट, आप इसमें जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये ओपन हो जाता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे फाइल ओपन हो रही है, इसको आपको ओपन करना है। तो अभी मैंने आपको बताया था ना कि आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको देने पड़ेंगे अगर आपका केस 7, 8 या 7, 9 में कवर हो रहा है। तो कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे वो हम एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखो अटैचमेंट्स, तो ये आधार कार्ड, ये वाली चीज़ मैं आपको बता चुका था। पासपोर्ट या ये फॉरेनर के केस में होता है। क्लाइंट मास्टर लिस्ट डीमैट अकाउंट के केस में, ठीक है। प्रूफ ऑफ एंटाइटलमेंट, यह मैं आपको बता चुका हूँ। और ऑप्शनल अटैचमेंट है कुछ। तो जो हेल्पिंग किट था वहां से मैंने आपको बताया था। अच्छा, इन केस जो आपका केस है वो 7, 8 या 7, 9 में कवर हो रहा है, तो यहाँ पे कहते हैं डेथ सर्टिफिकेट जो नोटराइज्ड होना चाहिए वो भी आपको देना पड़ेगा। अगर विल है तो उसका भी नोटराइज्ड फॉर्म में आपको देना पड़ेगा। जो बाकी के क्लेमेंट्स हैं, मतलब मान लो भाई आप 3 भाई हो, ठीक है, आपके फादर साहब का डिमाइस हो चुका है। अब जो आप अपने फेवर में शेयर्स प्लस डिविडेंड लेना चाह रहे हैं, तो बाकी जो लीगल ईयर्स हैं उनसे आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा ना। तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम अदर होल्डर, इंडेमनिटी बॉन्ड फॉर ट्रांसमिशन ड्यूली नोटराइज्ड, एफिडेविट इन द फॉर्म ऑफ द सियोरिटी, आपको एफिडेविट, तो ये सारी चीजें आपको देनी पड़ेंगी, ठीक है। इन एडिशन अगर आपका केस 7, 8 या 7, 9 में कवर है। समझ आ रही है बात आपको? तो ये केस अगर आपका 7, 8 या 7, 9 में कवर है, ठीक है, तो अगर 7, 8 या 7, 9 में कवर है तो यस करेंगे। ओरिजिनल सिक्योरिटी होल्डर आप, ठीक है, जैसे ओरिजिनल सिक्योरिटी होल्डर का नाम आप अपने पिताजी का नाम यहाँ पर डाल देंगे। रिलेशन ऑफ द क्लेमेंट विद द सिक्योरिटी होल्डर, आपका क्या रिलेशन है सिक्योरिटी होल्डर के सामने, ठीक है। द रिलेशन ऑफ द क्लेमेंट विद द सिक्योरिटी होल्डर आप यहाँ पर डाल देंगे सन है जी हम। नंबर ऑफ द नॉमिनी, कितने नॉमिनीज हैं या कितने लीगल ईयर्स हैं, आप 3 यहाँ पे डाल देंगे। जैसे अगर आप 3 भाई हैं, ऐड करेंगे, फिर उनका डिटेल आप यहाँ पर डालेंगे। तो इस तरीके से आप अपने IPF फॉर्म को सबमिट करते हैं और अपने नोडल ऑफिसर जो कंपनी सेक्रेटरी डिपार्टमेंट होता है उसके पास आप भेज देते हैं। अगर कोई भी दिक्कत आपको आती है कि IPF फॉर्म 5 हमें किस तरीके से सबमिट करना है या और भी कुछ भी क्वेश्चंस आपके हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको इस तरह की और भी वीडियोस चाहिए IPF के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर तो आप मुझे बता सकते हैं।